प्रत्युष, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? एग्जैक्टली, ये होता है एक इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव्स हो, राइट? सिंपल सा एंड इक्वेशन having derivatives, अच्छा, डेरिवेटिव्स की बात करते तो dy by dx, d2y by dx का वही जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वही चीज, ठीक है? डेरिवेटिव्स इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन, ठीक है? अब अगर इक्वेशन, तो अब इक्वेशन का मतलब होता है कि इक्वल टू का साइन रहना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बोला हुआ है तो वहां पे डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स रहना चाहिए, ठीक है? जैसे कि dy by dx माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है? dy by dx माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव दिख रहा है ना, इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जितने भी आपको यहाँ पे अब जैसे इस चैप्टर का डिवीजन का बात करूं, वो ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें आपका जो पहला एक्सरसाइज है वो ऑर्डर, वो आपका ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर बेस्ड है, राइट? बोर्ड्स में इस पे डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, पॉसिबली 2 मार्क्स के लिए या 1 मार्क के लिए, लेकिन क्वेश्चन रहेगा फॉर श्योर, ठीक है? फिर आता है आपका सॉल्विंग ऑफ लीनियर, सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर और डिग्री वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी एक सवा क्लास पूरा उसमें लगाया था। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता था आपका कि उस इक्वेशन में हाईएस्ट कितना बार डिफरेंशिएट होते हुए आपको दिख रहा है। क्या वहां पे dy by dx सबसे, मतलब क्या आपको एक बार डिफरेंशिएट होते हुए दिखा है इक्वेशन में, या 2 बार डिफरेंशिएट होते हुए दिखा है, या 3 बार डिफरेंशिएट होते हुए दिखा है? तो उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर हमारा 1, 2 या 3 हो जाता था। दिक्कत होती है डिग्री के टाइम पे। डिग्री के टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना होता है कि हम डिग्री सीधा देखकर नहीं बता सकते, पहले हमको मेक श्योर करना होता है कि जो हमको इक्वेशन दिया गया है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया गया है, राइट? डिग्री बताने के लिए आप अगर लेट मी गो टू एनसीईआरटी अगेन, बिकॉज वो आपको हो सकता है कि डेफिनेशन भी पूछ दे। हाँ, ये देखिए, तो ये डिग्री वाला जो टॉपिक आता है ना जो एनसीईआरटी में, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली क्या लिखा हुआ है? बाय द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन when it is a polynomial equation in derivatives। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि it should be a simple polynomial equation in derivatives। अगर वो एक polynomial equation नहीं दिख रहा है तो वहां पे डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ऑर्डर तो तब भी डिफाइन होगा लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होता है। तो जब वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में रहता है तब उस पॉलिनोमियल फॉर्म में जिस टर्म का सबसे ज्यादा पावर दिख रहा होगा, जहां पे आपका हाईएस्ट डिफरेंशिएशन दिख रहा है, उसके ऊपर जो पावर लगा होगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है? बस अनिकेत 5-10 मिनट, ठीक है? बता दूंगा दीदी। तो जैसे कि यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे अच्छा, पॉलिनोमियल इक्वेशन आप लोगों ने 9th-10th में पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ है। मान लो जैसे ये x स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2x लिखा हुआ है माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x, ठीक है? अब अगर मैं 5 के ऊपर x लिख दूं ना, 5 के ऊपर मैंने x लिख दिया प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ये अभी भी एक इक्वेशन है, बट अब इसको हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है? ये अभी भी एक इक्वेशन है बिकॉज इक्वल टू का साइन है, वेरिएबल्स दिख रहे हैं, कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, तो इक्वेशन है, लेकिन इसे हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह वो सब 9th-10th में किए हो, an x to the power n plus an x minus 1
a ऑफ n-1 इंटू एक्स टू द पावर n-1, तो वहां पे हमारा जो वेरिएबल रहता है ना, वो कहने के लिए न्यूमरेटर में रहता है। हो सकता है वेरिएबल के ऊपर पावर हो सकता है वेरिएबल के साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड हो, लेकिन सारे के सारे टर्म्स जो होंगे ना वो इसी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो टर्म्स होते हैं वो इसी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे जैसे इसकी बात करें, यहाँ पे हमारा dy बाई dx वहां पे लिखा है ना पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, तो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स का मतलब है आप क्या करना, dy बाई dx को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करना। मान लो मन में आपने उसको एक वेरिएबल a मान के अज्यूम किया हुआ है, तो ये कहने के लिए अभी फिलहाल इसे हम a क्यूब की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये a क्यूब हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर माइनस a प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक सिंपल सा पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गया। इधर देखो, ये a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, लेकिन ये अब साइन स्क्वायर y है। अब आपने जब 9th-10th में पॉलिनोमियल किया था, तो कहीं भी पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में क्या आपको साइन देखने को मिला था? नहीं मिला होगा। कहीं पे लॉग देखने को मिला था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, या एक्सपोनेंट देखने को मिला था? नहीं मिला था, राइट। तो जब भी आपको एक इक्वेशन दिया जाए जहां पे आपको डिग्री के बारे में पूछ रहे हैं और उस इक्वेशन में आपको कोई ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो दिख जा रहा है, या लॉग दिख जा रहा है, या एक्सपोनेंट दिख जा रहा है, ठीक है, उस केस में आप वहां पे डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे। उस केस में आप वहां पे डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है क्या? बस ध्यान रखना कि वो जो साइन, दो तीन और चीजें हैं, साइन, लॉग, एक्सपोनेंट, इन सब के साथ डेरिवेटिव नहीं लगना चाहिए। इन सब के साथ डेरिवेटिव नहीं लगना चाहिए, मतलब ये dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है, या जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर वाई दिख रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे होता? जब ये साइन स्क्वायर वाई के जगह पे साइन स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स होता, तो अभी इसका डिग्री डिफाइन होगा, अभी इसका डिग्री डिफाइन होगा। ठीक है, इस केस में देखिए ये हमारा साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स है, तो दोनों में अंतर समझ रहे हो? ऊपर साइन स्क्वायर वाई था, नीचे हमारा साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है। तो अब यहां पे डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले के लिए हम बोलते हैं कि ऊपर वाला अभी भी हमारा एक सिंपल पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स के फॉर्म में है। मतलब इसको अगर हम बोलेंगे तो ये मेरा एक डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है, लेकिन ये y के टर्म्स में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, y के टर्म्स में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर, रिवाइज हो गया होगा। इसके ऊपर आपको श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके ऊपर आप समझ सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंस दिया हुआ है कि एक पूरा एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर में 5-6 एक्सरसाइजेज है, उसमें से एक एक्सरसाइज खाली आपको डिग्री और ऑर्डर के ऊपर ही दे दिया है। ठीक है, तो 19, अब 100% तो नहीं बोल सकते, बट हाँ 99% पूरे चांसेस है कि इससे एक क्वेश्चन रहेगा, पॉसिबली 2 मार्क्स के लिए, जो अभी सिचुएशन है। ठीक है, फिर चलो, तो ये हो गया अपना बात डिग्री और ऑर्डर का। नेक्स्ट, फिर इसके बाद जो भी चैप्टर बचता है उसमें सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। अब जब बात होती है सॉल्विंग की, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सॉल्विंग जो होता है ना, वो सॉल्विंग के लिए आपको क्या करना है, या फिर सॉल्विंग का मतलब क्या होता है। जैसे ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस इक्वेशन को अगर मैं पढ़ूं तो इक्वेशन पढ़ के पता चल रहा है कि यार y को डिफरेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर मैंने x सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू आई है 0। तो आपको यहां पे सॉल्व करने का मतलब, हेयर सॉल्विंग वुड मीन, फाइंडिंग y। ठीक है, फाइंडिंग y फॉर विच LHS is equal to RHS।
तो यहाँ पे वही हो गया कि हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब y क्या होना चाहिए ताकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, अब मैंने एकदम सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके माइंड में कुछ कुछ आंसर्स आ ही रहे होंगे। y की जगह पे हम कैसा फंक्शन रखें, y का वैल्यू, y का यहाँ पे वैल्यू तो ऐसा नहीं होगा कि y कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे y कुछ फंक्शन हो सकता है। क्या फंक्शन होगा, कोई बता सकता है? एक बार ट्राई करो। एनीवन? बस ये देखकर आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाओ कि यहाँ पे y क्या रखेंगे। देखो, वेरिएबल सेपरेबल तो कर ही चुके हैं आप लोग, वेरिएबल सेपरेशन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट जो वो भूल चुके हैं या नहीं क्लास में प्रेजेंट थे, अभी वेरिएबल सेपरेशन से पहले अगर मैं इधर इसकी बात करूं, हो सकता था मैंने y के जगह पे एक कांस्टेंट रखा, y के जगह पे एक कांस्टेंट रखा, ठीक है, तो y के जगह पे एक कांस्टेंट रखने के कारण मेरा dy बाई dx क्या होगा, वहां पे 0 हो जाएगा। अब आप ही देखो, अगर मैं वहां पे y की जगह कांस्टेंट रखूंगा, dy बाई dx 0 हो गया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 0 माइनस x, जबकि मेरा राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो क्या मेरा y इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का? नहीं होने वाला, राइट। फिर आप क्या करते, मान लो कि किसी ने y की जगह पे सिंपल x रखा है, ठीक है, y की जगह पे सिंपल x रखा है, x रखेंगे तो dx बाई x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा y की जगह पे x रखने के कारण हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई dx हो गया 1, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 माइनस x, जबकि हमारा राइट हैंड साइड है 0। क्या अभी भी सॉल्यूशन हुआ? नहीं हुआ। अब जैसे चैट में देख सकता हूं कि प्रत्युष फिर आदित्य ने बता दिया है कि y की जगह पे रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, y के जगह पे रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, राइट। अब अगर y के जगह पे एक्स स्क्वायर बाई 2 रखे हो, और अब अगर आप dy बाई dx फाइंड आउट करते हो, तो 2 तो कांस्टेंट है आपका, 1 बाई 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे वो आपका 2x आ गया, तो 2 गेट्स कैंसिल्ड एंड हमारे पास बचा x। तो इस केस में जब हमने y की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रखी है, तो हमारा dy बाई dx का वैल्यू आ गया है x। अब dy बाई dx का वैल्यू जब x आया, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, तो उस केस में लेफ्ट हैंड साइड हो गया x माइनस एक्स 0, और हमारा राइट हैंड साइड भी 0 था। और सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ कि y की वो वैल्यू निकालना जिसको पुट करने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहां हमें दिख रहा है कि y कैसा फंक्शन होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट। एक सिंपल पैराबोला होना चाहिए और उसका पर्टिकुलर आपको फॉर्म दिया गया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अगर रखेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 होगा, हमारा राइट हैंड साइड भी ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको फंक्शन जब बोला जाता है ना सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस केस में आपको फंक्शन बताना होता है जिस फंक्शन को पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, इसी को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब उसमें से सबसे इजी वाला जो रहता है दैट इज द वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन ये एक्सरसाइज 9.4 है, पहली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, 9.3 एक्सरसाइज को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 9.4 है, इसके हमने क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे। अभी रफ में एक आइडिया अगर देना चाहूं तो वेरिएबल सेपरेशन में हम करते क्या है, आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेशंस रहेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, मान लो आपको फिलहाल कुछ फंक्शन दिया हुआ है x और y के टर्म्स में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है dy बाई dx इज इक्वल टू सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। आप वहां पे अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन दिया गया है
जिसमें कह सकते हो आप मान लेते हैं कि हमारे न्यूमरेटर में ना सिर्फ x का फंक्शन था और हमारे डिनोमिनेटर में सिर्फ y का फंक्शन था, ये हो सकता है। या फिर न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ y का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ x का फंक्शन है, राइट। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता था कि हम इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मान लो पहले इसको लेकर चलते हैं, ठीक है। यहां पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा एच वाई डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स आ गया, ठीक है। और फिर आप यहां पे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेते हो। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई हो जाता, फंक्शन भी आपके वाई के टर्म्स में है। राइट हैंड साइड में आपका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा, फंक्शन भी हमारे एक्स के टर्म्स में था। तो इसको इंटीग्रेट करने के साथ आपका वहां पे सॉल्व हो जाता है और आपको फंक्शन मिल जाता है। या फिर ये सेकेंड केस होता, सेकेंड केस में भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या हो सकता था, थोड़ा सा चेंज होगा। इस बार जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dy अपॉन एच वाई हो गया, और यहां पे आपका dx अपॉन gx हो जाएगा, राइट। और यहां पे भी हम इंटीग्रेशन ही परफॉर्म करेंगे, मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन में हमने जो वेरिएबल होता है ना, y वाले जो भी एक्सप्रेशंस थे वो हम dy के साइड ले गए, x वाले जितने भी एक्सप्रेशंस थे वो हम dx के साइड ले गए, ठीक है। अब या तो वो dy के साथ मल्टीप्लाई होगा या dy के डिनोमिनेटर में आएगा। सिमिलरली x वाले केस में या तो आपके जो x के एक्सप्रेशंस थे या तो वो dx के साथ आपको मल्टीप्लाइड फॉर्म में दिखेंगे जो कि ऊपर दिख रहा है, या फिर वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, राइट। तो जब आपने वेरिएबल्स को इस तरीके से सेपरेट कर लिया है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है। और जब बात होती है इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है तो यहां पे आपका सिंपल सा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपने ऑलरेडी चैप्टर 7 में कर रखा है। अब चैप्टर नंबर 7 में वो 7.1 से लेके 7.6 या 7.7 वो 6 से 7 एक्सरसाइजेस में जो भी मेथड्स वगैरह सीखे थे ना, उसमें से कोई भी दोबारा यूज हो सकता है यहाँ पे। तो वो चीज आप दिमाग से निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग वाला पार्ट में इंटीग्रेशन यूज होगा ही होगा, तो वो आपको दोबारा रिवाइज करना होगा अगर आप भूल जा रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना भाई साहब, ये dy अपॉन एच फंक्शन इन y लिखा हुआ है ना, तो ये मत लिख देना ln ऑफ दिस, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लिखना गलत हो जाएगा, बिकॉज हम dy बाई एक्स होता है ना, dy बाई y होता तो हम ln y लिखते हैं, लेकिन अब ये नीचे फंक्शन है। नीचे फंक्शन हो सकता था क्वाड्रेटिक हो सकता था x+1 हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। क्वाड्रेटिक होने से आपको पता है कि हम वो पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे। तो अगेन इस तरीके के एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको अपना जो नॉलेज है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो आपने सीखा है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या आइडिया क्लियर है दिमाग में? बिकॉज देखो, क्वेश्चन सॉल्विंग तो बाद में आता है ना, पहले दिमाग में हमारा आइडिया क्लियर होना चाहिए कि अच्छा वेरिएबल सेपरेशन वाले में क्या होगा कि हमारा dy बाई dx इक्वेशन के एक साइड रहेगा, दूसरे साइड में हमारे पास x और y के टर्म्स में एक्सप्रेशन रहेंगे। अगर हम x को पूरा अलग कर पाए, y को पूरा अलग कर पाए, तो हम वेरिएबल सेपरेशन से फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या ये आइडिया क्लियर है? स्पेशली जो लोग एब्सेंट थे या जिन्होंने बाद में रिकॉर्डिंग देखा, कोई डाउट वगैरह है क्या इस मेथड में? बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्विंग इतना मुश्किल नहीं है, जितने लोगों ने भी किया होगा। आइडिया शुड बी वेरी मच क्लियर। इसके बाद जब हम अगला टाइप पे चलेंगे, सॉरी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहां पे क्या चेंज आता है, तब जाकर आपके दिमाग में भी क्लियर रहेगा ना। अनिकेत ने इटैलिक्स में लिखा है क्लियर, ठीक है। चलो, पवनेश, रोशन, शुभम,
अमाम, हर्ष, कन्हैया, अंकित, इज दिस क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? मोहित, हर हर क्वेश्चन में ना मतलब आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हो सकता है एक्सप्रेशन कुछ और आ जाएगा, लेकिन स्टेप्स हर जगह यही रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलो। सो नाउ वी मूव टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अच्छा, एक छोटी सी चीज, हाँ हर्ष, वो हो जाएगा अपलोड। जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, ये अदिति राज ने पूछा है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो यार जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पे जो मतलब होगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे ना, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, राइट? यहाँ पे आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो वहां पे आपका एक कांस्टेंट रहेगा c, राइट? अब क्वेश्चन जब आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछेगा तो आपको c के टर्म्स में आंसर छोड़ना है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो उस केस में क्वेश्चन x और y के कुछ केसेस दे देगा। लाइक जब x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू है 1। तो आप क्या कीजिएगा, जब आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया है और जब आपके पास जो y का फंक्शन आया होगा, मान लो आपके पास कुछ फंक्शन आया y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x प्लस c, ठीक है? इस टाइप का जब आप सॉल्व कर लिया ना, जब ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, इस तरीके से कुछ जनरल सॉल्यूशन आ गया होगा, इस जनरल सॉल्यूशन में फिर अदिति आपको उस x का और y का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पुट कर दीजिएगा, तो वहां से आपको ना c का वैल्यू मिल जाएगा। वही c का वैल्यू आप दोबारा पुट कर कर जो आपका नया आंसर आएगा वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट। इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, आपका जो आंसर आएगा वो c के टर्म्स में आएगा, और वही आंसर जो आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी फॉर्म में आया, उधर x और y पुट कर दिया, आपका c का वैल्यू आ गया। c का वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू आने के बाद उसको दोबारा पुट कर देना। यहाँ पे मान लो c का वैल्यू आपका 5 आ गया, तो फाइनली आप जो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, c का वैल्यू आपका 5 आ गया कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5। ठीक है, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। 5 कैसे आया? वो क्वेश्चन में आपको x और y की वैल्यू दी होगी, यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट कर देना और आपको वहां पे कांस्टेंट मिल जाएगा। चलो, so now we move to the next part of the question, next part of the chapter, which is homogeneous differential equations. ठीक है, अगेन क्वेश्चंस का प्रोसेस अपने दिमाग में क्लियर रखो। यहाँ पे भी जैसे वेरिएबल सेपरेशन में रखे हो तब जाके दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी 2-4 स्टेप के बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ही आता है। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि पहले 2-4 स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा आपको बताया है पहले से ही कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले आपके बुक में उन्होंने होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होते हैं इसके बारे में एक छोटा सा प्रोसेस समझाया हुआ है। ठीक है, कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी एक इक्वेशन एक होमोजेनियस इक्वेशन है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया गया है x और y के टर्म्स में। ठीक है, कोई भी एक फंक्शन दिया गया है x और y के टर्म्स में। मान लो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे x प्लस वाई। ठीक है, अब अगर हम इस x और y के जगह पे पुट करते हैं लैम्डा x एंड
लैम्डा वाई, ठीक है। एक्स के जगह पे लैम्डा एक्स पुट करेंगे, वाई के जगह पे लैम्डा वाई पुट करेंगे उस फंक्शन में। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। और अगर आप यहां से लैम्डा पूरा कॉमन ले पाए, अब अभी फिलहाल तो लैम्डा कॉमन दिख रहा है ना, ब्रैकेट में आया एक्स प्लस वाई, और इस ब्रैकेट में जो हमारा आया एक्स प्लस वाई, इसके जगह पे हम क्या हम दोबारा से अपना उस फंक्शन का सिंपल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हम एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो जब गिवन फंक्शन में हमने x और y के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था लैम्डा x लैम्डा y, और फिर उस पूरे जो नया एक्सप्रेशन आया, उस पूरे नए एक्सप्रेशन में से मैं लैम्डा को कॉमन निकालकर बाहर ले आया, और लैम्डा कॉमन निकालकर जब बाहर ले आए तो जो मेरा बचा हुआ एक्सप्रेशन था ना, वो बचा हुआ एक्सप्रेशन मेरा ओरिजिनल फंक्शन था। तो अगर ये चीज पॉसिबल है किसी भी फंक्शन के लिए, अगर ये चीज पॉसिबल है किसी भी फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन हमारा एक होमोजेनियस होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारे ही फंक्शंस में आप ये कर सकते हो। जैसे मैंने सिंपल सा लिया था एक्स प्लस वाई, समझाना था तो मैंने ऑब्वियसली वो फंक्शन लिया जहां पे ये मैं प्रूफ कर पाऊं। अब मैं लेता हूं जहां पे ये प्रूफ करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे मैं सेम चीज करता हूं, मैंने x के जगह पे लैम्डा x रखा और y के जगह पे लैम्डा y रखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो लैम्डा x आया, ये देखो y स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, अभी y के जगह पे तो हम लैम्डा y रख रहे हैं, तो ये लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर होने के कारण, अब अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो लैम्डा तो मेरा कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस लैम्डा वाई, सॉरी x प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर। अब आप देखो लैम्डा कॉमन निकाले तो जो हमारा बचा हुआ फंक्शन था, क्या वो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है, क्या मेरा ये ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन ये था ना, तो हमारे पास ये आना चाहिए था, ये तो नहीं आया, ये नहीं आया मतलब ये एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये एक होमोजेनियस फंक्शन नहीं कहलाएगा। यहां तक क्लियर है आप सबको? जल्दी से यस पे क्लिक कर दो अगर क्लियर है तो। यस पे क्लिक कर दो, सब ऑलमोस्ट क्लिक किए हुए हैं। अनिकेत ये थोड़ा सा बाद में डिस्कस करें, होमोजेनियस फंक्शन से वैसे आप इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हो, ठीक है। सो ये हो गया पहला चीज, जो सिंपल सा कोई भी फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है, अब आपके बुक में एक स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अ फंक्शन f of x comma y, a function f of x comma y is called, a function f of x comma y is called a homogeneous function of order n, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रॉपर डेफिनेशन की कि किसी भी होमोजेनियस फंक्शन का ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है। तो सबसे पहले तो अपन को होमोजेनियस आइडेंटिफाई करना आ गया, तो अब उसका ऑर्डर समझ लेते हैं। ऑफ ऑर्डर n is a function f of x comma y is called a homogeneous function of order n if f of lambda x
कॉमा लैम्डा वाई। जब हमने उस फंक्शन में x और y की जगह पे लैम्डा x और लैम्डा y पुट किया, और जब लैम्डा कॉमन निकाले ना, तो लैम्डा के ऊपर जो पावर आया, लैम्डा के ऊपर जो पावर आया, ठीक है, वही पावर आपको उस होमोजेनियस इक्वेशन का ऑर्डर बताता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं कि जब आपने x और y की जगह पे लैम्डा x लैम्डा y पुट किया, और फिर उस नया एक्सप्रेशन में से जब आपने लैम्डा कॉमन निकाला, तो ऐसा नहीं है गाइस कि हमेशा लैम्डा कॉमन निकलेगा। कुछ केसेस में लैम्डा स्क्वायर आ सकता है, कुछ केसेस में लैम्डा टू द पावर 3 ये रह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लैम्डा टू द पावर 0 भी कॉमन आ सकता है। तो जो भी आपका लैम्डा का जो पावर कॉमन निकाल कर आप बाहर लेकर आ गए, और अंदर फिर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन बचना चाहिए, तो उस केस में जो लैम्डा का पावर होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ दैट होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। एक्स प्लस वाई स्क्वायर नहीं समझ में आया? ये देखो अदिति, एक्स प्लस वाई स्क्वायर हमारा फंक्शन था। ठीक है, ऊपर जैसे मैंने एक्स प्लस वाई फंक्शन लिया ना, नीचे मैंने एक्स प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन में हम एक्स के जगह लैम्डा एक्स, वाई के जगह लैम्डा वाई पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x के जगह पे जब हमने लैम्डा x पुट किया, तो ये x के जगह तो सीधा लैम्डा x लिख दिया, और यहाँ पे y स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, y के जगह पे लैम्डा y पुट करोगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो आप, यहाँ हम लैम्डा कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ एक जगह लैम्डा दिख रहा है, एक जगह पे लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है, तो हमने लैम्डा कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर बचेगा। अब मैंने आपको यही बोला हुआ है, होमोजेनियस फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x और y का जो फंक्शन होगा वहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो भी आपका लैम्डा कॉमन निकल कर आता है, वो लैम्डा बाहर निकालो। ठीक है, और लैम्डा कॉमन निकालने के बाद अंदर का एक्सप्रेशन जो बचा हुआ एक्सप्रेशन जो है, वो एक्सप्रेशन आपका ओरिजिनल फंक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो एक्सप्रेशन आपका ओरिजिनल फंक्शन के बराबर होना चाहिए। या कह सकते हैं कि लैम्डा अगर कॉमन लेकर बाहर आ गए ना, तो अंदर फिर हमारा कोई भी लैम्डा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा कर पाए तो वो होमोजेनियस फंक्शन होगा, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो वो होमोजेनियस फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि कॉमन लेने के बाद भी अंदर लैम्डा बच रहा था, या अंदर हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं बन रहा था। अब क्योंकि वो ओरिजिनल फंक्शन नहीं बन रहा था, इसीलिए हम इसको होमोजेनियस फंक्शन नहीं कह सकते। इज दिस क्लियर नाउ? ऊपर वाले में प्रॉपर अंदर x प्लस वाई बचा था, और x प्लस वाई हमारा ओरिजिनल फंक्शन था। नीचे वाले में x प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर था, जबकि हमारा ओरिजिनल फंक्शन था x प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए होमोजेनियस नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर आई बात ऑर्डर पे। ऑर्डर डिफाइन कर दिया मैंने, तो चलो आपको छोटा सा काम देता हूं, तब से मैं बोल रहा हूं। 5 मिनट का आपको वर्क देते हैं, जहां पे आपको बताना है कि होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, और अगर है तो ऑर्डर बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, क्योंकि देखो, लेट मी शो यू ये क्यों जरूरी है। आपके इस होमोजेनियस वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो बोर्ड भी क्वेश्चन आएगा, सबसे शो करना पड़ेगा कि गिवन इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन है,
ओके, मैं क्वेश्चन आपको, फंक्शन है या नहीं ये बताओ मुझे है ये, ठीक है। एक काम है, मैं अनम्यूट करता हूँ और वो सिंपल फंक्शन गाइस, जल्दी से दीजिएगा। आप क्वेश्चन बताना है आपके होमोजेन नहीं है, और साथ ही अगर
अभी भी जैसे नहीं हुआ था, इसको खत्म, ठीक है। I'm extremely apologetic right now. ऐसा इंटरव्यू नहीं देना यार। ओके, तो आप लोगों ने मैसेजेस भी किए होंगे ना, तो वो सारे मैसेजेस भी हट गए हैं। वॉइस का भी इशू हो रहा है क्या? अभी ठीक है वॉइस? आदित्य कैरी is the voice clear guys? नो सर, क्लियर नहीं आ रही है वॉइस अभी भी। हम अभी सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? न्यू फ्रॉम सर बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है।
क्वेश्चन एंड हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं।